हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विकास टैलेंट क्लासेस। डीएलएड कर रहे फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का जो ये एजुकेशन 02 जिसे कहते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसका जो दूसरा पेपर चल रहा है उसमें आपको पहला टॉपिक है शिक्षा का अर्थ, महत्व और उसकी आवश्यकता एंड क्षेत्र क्या क्या होते हैं, ये आपका कंप्लीट कराया जा चुका है। दूसरा टॉपिक था आपका संप्रेषण, उसको पूरा कराया जा चुका है। तीसरा आपका था शिक्षण के जो है शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको कराए जा चुके हैं। करके सीखने का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। ठीक है, तो उसी क्रम में ये जो 4th यूनिट है आपकी, ये है शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, टीचिंग जो है फॉर्मूला क्या होता है, ये शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, ये समझ लेते हैं। जैसे कि आप मैथ में जिस तरह से किसी क्वेश्चन को करने के लिए कोई फार्मूला लगाते हैं, उसी तरह से हमको एक बच्चे को शिक्षा देने के लिए हम कौन कौन से इतने फार्मूले लगाएं कि उसको आसानी से जो है हम पढ़ाना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, वो उसको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका शिक्षण सूत्र क्या होता है, क्या होती है शिक्षण सूत्र की परिभाषा। शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हुए जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षण अपने छात्रों का गुणात्मक सुधार कर सकते हैं, है ना। तो ये है आपकी डेफिनेशन, शिक्षक अपने छात्रों का उपयुक्त गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के आप जो है एक टीचर बनने वाले हैं, तो आप जब क्लास में जाएंगे तो किन किन कौन कौन से जो है फॉर्मूला अपनाएंगे अपने बच्चे या अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, जो आपका स्टूडेंट होगा। ठीक है, किस तरह से आप करेंगे। कक्षा कक्ष यानी कि क्लासरूम में प्रत्येक शिक्षक को सामने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जब आप जाएंगे मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए, जो हमारा लेसन होता है उसको हम कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, दूसरा क्या आता है टीचर के मन में, शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए। ठीक है, तीसरा बच्चों का ध्यान हम कैसे आकर्षित करें या किस तरह से उनको अट्रैक्ट करें, पाठ विषय में उनका इंटरेस्ट किस तरह से उत्पन्न करें, कैसे वो अपनी पढ़ाई में रुचि लेने के। जैसे मैं प्रयास कर रही हूँ, पहले आपको पीडीएफ से पढ़ाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को, मुझे लगा आप उसी रवैये पे हैं अभी भी कि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन जो कॉपी में लिखा हो समझने के बजाय चीज़ों को इस तरह से ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं अपने अलग अलग तरीके आप लोगों के ऊपर यूज कर रही हूँ कि आप हो सकता है आपका इंटरेस्ट जागे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जब बेसिक में जाना है, प्राइमरी में जाना है, तो आपको क्या करना है, शिक्षण अधिगम की सामग्री का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ किया जाना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त कठिनाइयों का समाधान जो है वो दिया गया है किसके द्वारा, जो शिक्षा शास्त्री थे, जो हमारे शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने शिक्षण सूत्रों को बताया, जिसलिए जो टीचर था वो इतना परेशान होता था किन किन कारणों से, क्या क्या हमें करें, क्या ना करें, कैसे करें। तो इन कारणों से जब परेशान होता था तो जो हमारे एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने क्या किया, शिक्षण सूत्र बनाए। ठीक है, हर मुश्किल का कोई ना कोई समाधान होता है और आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कहा जाता है कि जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो अगर हमें आवश्यकता है तो वो चीज़ आप कैसे भी करेंगे, एनी हाउ, है ना, किसी भी तरह से करेंगे। तो शिक्षण सूत्र उस मार्ग की ओर संकेत करते हैं जिस पर चलकर शिक्षण की प्रक्रिया सुगम, रुचिकर और प्रभावशाली और वैज्ञानिक बन जाती है। ठीक है, शिक्षण सूत्र बाल प्रकृति पर आधारित होते हैं। ठीक, हमारा जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, जो हमारा बाल मनोविज्ञान होता है, किस तरह से वो काम करते हैं, उनके ऊपर पूरे डिपेंड करती है। ये कॉमेनियस व हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण नियम निर्धारित किए थे। किसने किया था, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। कॉमेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण नियमों को बनाया था या शिक्षण सूत्रों को प्रतिपादित किया था। रेमंड ने क्या कहा, रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, इट मीन्स रास्ता दिखाते हैं जिससे उनके व्यवहार में सहायता के लिए उपेक्षा की जा सकती है। ठीक है, सॉरी, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा, हम किसी से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं जिससे कि उनके व्यवहार
में सुधार हो, हम ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन। तो पहला क्या था, सरल से कठिन की ओर। पहले हम किसी बच्चे को सरल से कठिन की ओर मतलब होता है, पहले हम किसी बच्चे को एक बड़ा पेड़ दिखाते हैं कि देखो ये ट्री है या पेड़ है, फिर तो वो आसानी से जान जाता है हाँ ये पेड़ है, उसको पता होता है, बचपन से देखा होता है उसने ये पेड़ है। उसके बाद हम बताते हैं कि ये पेड़ खड़ा कैसे है, इसमें रूट कहाँ पे होती है, इसमें लीव्स कहाँ पे होती हैं, इनमें स्टेम कैसे होते हैं, ये खाना कैसे खाते हैं, ये इसमें फोटोसिंथेसिस द्वारा कैसे होता है ना, जाइलम फ्लोएम क्या होता है। तो हम पहले उसको क्या ले गए, पहले ईजी टू सरल से कठिन की ओर। ठीक है, पहले हमने उसको आसान चीज़ बताई, उसके बाद में उसको हार्ड चीज़ बताई। फिर इसी तरह से वही क्या, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले हमने उसको क्या बताया, जो उसको पता था, जो वो जानता था। जैसे आप क्या कहेंगे उसको, एक बल्ब दिखाएं, जैसे बल्ब वो जानता है ना, फिजिक्स के ले लीजिए, तो बल्ब क्या है, बल्ब जानता है, ट्यूबलाइट जानता है, घरों में पंखे होते हैं, लाइट होती है, स्विच होते हैं, जो चीज़ें वो देखता है अपने आसपास जानता है, उन चीज़ों को आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। और उसके बाद जैसे आपने लिया, बल्ब का ही उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद में आपने लिया, ठीक है, आपने उसको ज्ञात चीज़ बताई, वो बल्ब के बारे में जानता है। फिर आप कहाँ ले जाएंगे कि बल्ब में लाइट या रोशनी कैसे होती है, फिलामेंट क्या होता है ना, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो आप कहाँ ले गए उसको, अननोन चीज़ की तरफ, पहले ज्ञात किससे, अज्ञात की ओर। इसी तरह से स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब होता है बड़ी चीज़, कोई सॉलिड चीज़, उधर से आप सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसको आप क्या कहेंगे कि ये देखिए ये एक इंसान है, या ह्यूमन स्ट्रक्चर है, या मानव की शारीरिक संरचना है, जिस तरह से आप हो इस तरह से ही मानव है। तो ये क्या हो गया, एक बड़ा फोटो हो गया उसके सामने। ठीक है, उसके बाद में आप कैसे क्या बताते हैं, उसकी आँख, उसकी नाक, उसके कान, उसके मुंह। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसके अंदर की जो चीज़ें बताते हैं, कैसे श्वसन तंत्र होता है, किस तरह से नर्व सिस्टम काम करता है, किस तरह से जो उसके ब्रेन होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो आपने पहले क्या बताया, स्थूल चीज़, मतलब कोई बड़ी चीज़ बताई, उसके बाद उसको फिर धीरे 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 उसकी छोटी चीज़ों तक ले गए। तो इसी तरह से ये पूर्ण से अंश की ओर होता है। ठीक, कोई आपने उसको पूरी सॉलिड चीज़ बताई, उसके बाद में आप उसे किधर ले गए, उसके छोटे पार्ट की ओर ले गए। अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, अनिश्चित से निश्चित की ओर आप उसे ले गए। कोई अनिश्चित चीज़ है, कुछ नहीं पता उसको, फिर उसको सही डायरेक्शन में। इसी तरह से प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर ले गए। विशिष्ट कोई चीज़, स्पेशल से जनरलाइज। अभी मैं सारी चीज़ें एक एक करके अलग अलग भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। विश्लेषण संश्लेषण, मनोवैज्ञानिक क्रम में तर्क संगत क्रम क्या होती है, अनुभव से युक्ति की ओर, और प्रकृति का अनुसरण। ये 11 सूत्र हैं आपके। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा स्पीड में समझ लेते हैं। सरल से कठिन की ओर क्या होता है। इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाती है, पाठ और विषय में रुचि या ध्यान लगा रहा है। जैसे कि जोड़ घटाना सिखाने से पहले बच्चों को साधारण जोड़ घटाना सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, मैंने शायद एग्जाम्पल दिए, वो शायद ज़्यादा आप बेहतर समझ सकें, जो भाषा, जो किताबी लैंग्वेज है उससे ज़्यादा। ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है, ज्ञात मतलब नोन टू अननोन की ओर। कैसे आप बच्चों को पहले उन बातों की जानकारी दें जिन्हें वह जानता है, ऐसी बातों की जानकारी देना चाहिए जो बच्चों को नवीन हो। जैसे भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय, जैसे वर्णमाला क्या जानता है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी सब कुछ जानता है। फिर आपने उससे क्या बताया, जैसे कमल, पहाड़ा सिखाने के लिए गिनती का ज्ञान कराना चाहिए। पूर्व ज्ञान से उसे, जो उसका पहले का ज्ञान है वो पहले उसे पता करना चाहिए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले आप उससे जानोगे, जज करोगे, क्या आता है बेटा आपको, गिनती आती है, बोलेगा हाँ आती हैं। आप क्या करोगे, बोले सुनाओ। ठीक है, उसने 100 तक सुना दी। उसके बाद में आपने क्या करा, जोड़ आता है, नहीं आता सर जी। फिर उसे आप क्या बताओगे, जोड़ घटाना। मान लिया कुछ बच्चों को जोड़ भी आता होगा, कुछ को घटाना या माइनस नहीं आता होगा, कुछ को दोनों आते होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं आता होगा, डिवाइड नहीं आता होगा, तो फिर आप उधर ले जाएंगे। तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या होता है। स्थूल का मतलब होता है कि आप उसे पढ़ाते समय केवल मूर्त चीज़ों का ही प्रयोग किए। मूर्त चीज़ें मतलब जो आपको सामने दिख रही हैं। ठीक है, मूर्त से फिर आप उसको अमूर्त की ओर ले जाएं। जैसे गणित में क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे,
गेंद, गोली, तीली का प्रयोग कराना। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आप उसे ले जाएंगे धीरे धीरे। स्थूल का मतलब होता है कोई किसी भी बड़ी चीज़ का आप एग्जाम्पल लें और उसके बाद में उसकी छोटी छोटी जो उसके पार्ट होते हैं वहाँ तक उसको लेकर जाएं। जैसे भूगोल विषय में आप क्या पढ़ाएंगे, पहले नदी है, पर्वत है, झील है, समुद्र है, तालाब है, इनकी जानकारी देंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर उसको बताएंगे ये इंडिया का मैप है, ये नदी यहाँ से निकलती है, ये पर्वत यहाँ पे है, ये हमारा जोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, तो पहले हमने क्या बताया उसको, पहले बड़ी चीज़ बताई, फिर उसके नदियों के पार्ट बताए। ठीक है, ये अपवाही तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, ये नदियां नलिका अपवर्दन करती हैं। तो जो छोटी चीज़ें होती हैं वो आप 6-7 तक बताते हैं। पहले हमें क्या बताना होता है, पहले स्थूल चीज़ बतानी होती है, इट मीन्स बड़ी चीज़ बतानी होती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, इस सूत्र को अपनाने पर विशेष बल दिया जाता है। हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं और उनका अंत कैसे सूक्ष्म बातों से होना चाहिए। पूर्ण से अंश की ओर मैंने बताया कंप्लीट, जो पूर्ण से, इस सूत्र का आधार गेस्टाल्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ दिया जाता है कि पूर्ण से अंश की ओर जो है ये किसने कहा था, ये सूत्र किसने दिया था। तो ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये दिया था। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को पूर्ण रूप से, बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखकर उसके विभिन्न अंगों को नहीं बता पाता। मतलब पूरी वस्तु को बता लेगा और छोटी वस्तु को नहीं बता पाएगा। यह शिक्षण सूत्र काव्य शिक्षण में विशेष रूप से लागू होता है। काव्य शिक्षण क्या होता है, जैसे क्या करते हैं आप, कोई कविता सुनाते हैं, है ना, कोई पूरी आपने पोयम सुनाई, उसके बाद में उसकी एक एक पंक्ति का सार बताते हैं, उसकी जो उसको डिफाइन करते हैं। तो आपने ये क्या बताया, पहले पूरी कविता बताई, ये उठो सवेरे, कौन सी थी वो, 1st 5th में, कोई भी एक पोयम बताइए। तो आप कोई भी पोयम लीजिए, उसको फिर एक एक लाइन जो है आप क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उसको अपने से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, खुद से। इसलिए छोटे बच्चों में जो पोयम्स होती हैं वो उनके खुद जो रोज़ चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, उनकी उस लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर, कोई भी चीज़ है वो अनिश्चित है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बालकों का जो बौद्धिक ज्ञान, मतलब जो उनका मानसिक स्तर है, वो उसे कहाँ, निश्चित की ओर ले जाता है। प्रारंभ में बच्चे क्या करते हैं, घटना, जो भी उनके आसपास घटनाएं घटी होती हैं, वहाँ पे उनका जो तथ्य, इट मीन्स जो फैक्ट होते हैं, वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं कर पाते। अनुभव तथा परिपक्वता के अभाव के कारण वह उनके बारे में अपने मन में कोई धारणा बना लेते हैं, जो अस्पष्ट, अनिश्चित और कई बार गलत भी होती है, कि वह उनके अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करें और गलत जानकारी ना ले, वो उस बारे में वो सुधार कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों ने क्या देखा, ताजमहल की जानकारी देना, उसका चित्र के बारे में निश्चित और स्पष्ट ज्ञान दिया जा सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अनिश्चित है उसके मन में, तो उसने आपने उसको क्या करना है, उसको एक सही डायरेक्शन में उसको ज्ञान देना है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर क्या होता है, जैसे कोई चीज़ हमारे सामने है, इन फ्रंट है, ठीक है, हमें सामने दिख रही है और हमें उसकी जो चीज़ें हैं पीछे की वो नहीं दिख रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जब छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा जो वस्तुएं देखी होती हैं उसके बारे में बताना चाहिए। जैसे उन्होंने चिड़िया देखी है, कबूतर देखा है ना, या अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे देखे हैं, बस देखी है, कार देखी है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो देखी हुई होती हैं बच्चों ने। जो साइकिल देखी होती है, अपने घरों में गैस देखी होती है ना, अपने पेरेंट्स देखे होते हैं, घरों में खिड़की दरवाजे, कूलर पंखा, सारी चीज़ें होती हैं। जो उसने सामने देखा हो वो प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आप उसे अप्रत्यक्ष वस्तुओं की ओर ले जाते हैं। जैसे भाषा जब पढ़ाते हैं, जब आप हिंदी
की किताब पढ़ते हैं तो उसमें क्या बना होता है, चित्र बने होते हैं। तो पठन व जो अन्य विषयों की सामग्री होती है उसमें इसीलिए वो चित्र बनाए जाते हैं कि वो चित्र बच्चे देखे हुए होते हैं, समझे हुए होते हैं। फिर उसके बाद में उससे कनेक्ट करके उनको अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सरलता और आसानी से बताया जा सकता है कि हाँ भाई ये देखो, ये पेड़ है, पेड़ों को काट करके क्या क्या बनाया गया, लकड़ी काट करके, क्या हमें पेड़ों को काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, ठीक है, वो बताएंगे। पेड़ जीव होते हैं या निर्जीव होते हैं, बच्चा बताएगा। तो आपने उसको क्या दिखाया, पेड़ दिखाया। उसके बाद में उसको सजीव निर्जीव की तरफ ले जाएं, ठीक है। फिर उससे मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में पूछें। तो जो अप्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, जो उसने देखी नहीं थी, आपने जो उससे शुरू कहाँ से करा, स्टार्टिंग कहाँ से करा, उसको पेड़ से करी, वो प्रत्यक्ष था, उसने देखा। आप उसे फिर मानव निर्मित चीज़ें, सजीव निर्जीव तक ले गए, तो जो वो क्या था, वो अप्रत्यक्ष ज्ञान था। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो। विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेशल टू जनरल। जैसे आप क्या करते हैं, स्पेशल टू जनरल कैसे, आपके ही एक उदाहरण से लीजिए। जैसे आपके लिए क्या होता है, कोई भी चीज़ जब तक आपको नहीं मिलती, जब तक आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, जिस चीज़ की आपको लालसा होती है, इट मीन्स आपको मोबाइल चाहिए होता है, आपको 4 व्हीलर बढ़िया कार चाहिए होती है, तो जब तक वो आपको नहीं मिलती तो वो तब तक वो क्या है, आपके लिए स्पेशल है। उसके ड्रीम्स आप सुबह शाम दिन रात सोते बैठते उठते जागते देखते रहते हैं, है ना। फिर जैसे ही वो आपको मिल जाती है, उसके बाद में धीरे 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 जब आप उसका टाइम, आपका ही मोबाइल है, आपकी ही कार है, जब आप उसको 1 बार 2 बार 10 बार महीने भर जब आप उसको अपने रूटीन में ले आते हैं, तो वो क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है, जनरल हो जाती है। ठीक है, तो ये था स्पेशल टू जनरल। इसी तरह से बच्चों के साथ में आप कैसे ट्रीट करेंगे, तो जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ाते समय आप एक से अधिक उदाहरण क्या करेंगे, प्रस्तुत करने चाहिए। उदाहरण करते हुए परिभाषा को स्पष्ट करना चाहिए। छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण संबंधित कई उदाहरण दिए जाएं, जो कि उसके बाद उन्हीं उदाहरणों द्वारा उनके सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाए या बताया जाए। स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके छात्रों को निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करें। जैसे मैंने कहा कि आपके पास कार, बाइक सब कुछ होगी, तो जब तक आपके पास नहीं थी तब तक आपको उसके फीचर्स नहीं पता थे, उसकी चीज़ें नहीं पता थी। इसी तरह से बच्चों को क्या आप करना है, आपको उनको कोई टॉपिक देना है, जैसे विज्ञान या गणित का आपने उन्हें टॉपिक दे दिया, ठीक है, या फिर आपने उन्हें ग्रामर पढ़ा दी, ठीक, तो वो उनके लिए स्पेशल था। उसके बाद में आपने उन्हें वही टॉपिक 2 बार 3 बार 4 बार कराया, उससे रिवीजन करवाया, क्लास में होमवर्क दिया, उसके बाद में क्लास टेस्ट लिए, तो फिर धीरे धीरे वो चैप्टर उसके लिए क्या हो गया, उसकी हैबिट में आ गया, उसको आसान लगने लगा, तो वो जनरलाइज के फॉर्म में उसे ले लेगा कि ठीक है। इस शिक्षण सिद्धांत से दृष्टांत, मतलब दृष्टांत से सिद्धांत की ओर के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, विशिष्ट तो सामान्य जो होता है शिक्षण सूत्र, इसको हम दृष्टांत से सिद्धांत की ओर भी कहते हैं। ये जो विशिष्ट से सामान्य होता है, ये आगमन विधि में भी इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। आगमन विधि क्या होती है, आगमन और निगमन 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं, शिक्षण विधियाँ भी पढ़ेंगे आप आगे। तो निगमन में क्या होता है, पहले नियम फिर उदाहरण, और आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण फिर नियम। ठीक है, इसी तरह से आपको इसमें क्या करना है, जैसे ये आगमन के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले उसको जनरल चीज़ें बताएंगे। जैसे उसको भिन्न बताना है मैथ में, या विज्ञान में उसको आपको पदार्थ की मात्राएं बतानी है, या पदार्थ की आवश्यकता बतानी है, या ठोस, द्रव, गैस जो पदार्थ की अवस्थाएं बतानी है। तो आपने क्या करा, उसको पहले आपने उसको बर्फ़ दिखाया, ठीक है, सपोज आपने उसको क्या दिया, एक आइस का टुकड़ा दिया, ठीक, तो जो वो क्या है, उसके लिए बर्फ़ का टुकड़ा उसके लिए एक विशिष्ट चीज़ हो गई, ठीक। फिर आप उसे क्या ले गए, आपने उसको कैसे बताया, ये सॉलिड है, फिर ये जब पिघलेगा तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर ये पानी है उसमें जाएगा तो ये वेपर के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपने उसका सूत्र बता दिया। तो ये आगमन विधि के ऊपर भी ये फॉर्मूला काम करता है। आगमन विधि क्या होती है, पहले एग्जाम्पल फिर रूल,
ठीक है। और निगमन विधि क्या होती है, पहले रूल फिर एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाते हैं विशिष्ट से संश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्या होता है, एनालाइज टू सिंथेसिस। पहले आप क्या करते हैं, विश्लेषणात्मक बालक भली प्रकार समझते हैं, क्योंकि जब संश्लेषणात्मक को निश्चित रूप प्रदान होता है। विश्लेषण एनालाइज करना, किसी चीज़ को आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। पहले कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, उसको क्या करेंगे, किसी भी समस्या को उसको एनालाइज करेंगे, क्या समस्या है, किस तरह से हम इसका हल निकाल सकते हैं, किस तरह से इसको काम कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उस पर एनालाइज कर रहे हैं। फिर उसको सिंथेसिस मतलब उसको संश्लेषण उसी प्रोसेस में ला करके अपनी जो समस्या है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे छात्रों को यदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के बारे में जानकारी दी जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश में फिर उसके सभी जिलों को जो स्थिति होती है वो बताया जाता है। अंत में सभी जिलों को समेकित करके ये जानकारी दी जाती है। ठीक, आप मैप लेंगे, एक मैप लिया आपने, वहाँ पे उसको उत्तर प्रदेश का मैप दिखाया, ठीक है। उसमें आपने मेंशन करा ये ज़िला यहाँ पे, ये ज़िला यहाँ पे, ये ज़िला यहाँ पे, ये हमारे जो है स्टेट के पूरे 75 ज़िले दिखाए, ठीक है। इसके बाद वो अब आप क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक, एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद में फिर आपने उसको जो 75 ज़िले थे, फिर आपने उस हर ज़िलों को वहाँ पे जहाँ पे हैं वो वहाँ पे लिख दिए। उसके बाद में आपने उनसे बच्चों को क्या बताया, डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो फिर अब उनसे पूछेंगे आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस डायरेक्शन में लगता है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप संश्लेषण का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि सब टॉपिक क्या है, उसका मूल रूप क्या है, जो शब्द लिखा है उसका मतलब क्या होता है। लिखी हुई भाषा, किताबों की भाषा से आप कभी भी पास तो हो जाएंगे लेकिन अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा पाएंगे। शिक्षण सूत्र अभी चलिए अच्छा करा देते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है, साइकोलॉजिकल होता है। जब आप किसी बच्चे को तार्किक चीज, जैसे उससे पहले कुछ भी पूछें, उसके ध्वनि के बारे में पूछें, उसके साउंड के बारे में पूछें, ठीक है, उसकी जो इंटरेस्ट हो, जो उसका रुचि हो, जिधर उसका रुझान हो, वो चीज़ें उससे पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप उसे ले जाएंगे कहाँ पे, लॉजिकल तरीके से, कि जो है वो तर्क वितर्क करने लगे कि आप क्या चीज़ सही है और क्या गलत। जैसे मान लिया सपोज कुछ बच्चे आप क्लास में गए, 2 बच्चे आपकी क्लास में बहुत जम के लड़ाई कर रहे हैं, मारा पिटाई कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, उन दोनों बच्चों को बुलाएंगे। आप ये क्या करें, साइकोलॉजिकल फैक्ट ढूंढना है, उन बच्चों में आखिर क्या कमी हो रही है, क्यों वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने पता करा, उन दोनों को बुलाया, बिठाया, उसके बाद में पूछा, आपने रीज़न जानने का प्रोसेस मतलब किया कि हमें कारण पता चले ये क्यों लड़ रहे हैं। जब आप कारण पता कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक क्रम, इट मीन्स साइकोलॉजिकल फैक्ट ढूंढ रहे हैं बच्चे के पास कि ये क्यों लड़ रहा है। फिर उसे क्या करेंगे, एक तर्क संगत मतलब एक सही, दोनों बच्चों को समझाएंगे, नहीं जिस भी वजह से वो लड़ रहे होंगे, आप गलत कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो, नहीं आप इस तरह से अपना काम करो या होमवर्क करो, या मैं दोबारा इस काम को करा दूंगा, या तुमको आगे नहीं दिख रहा है, पीछे जिस कारण से बच्चे लड़ रहे हो उसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक तर्क संगत क्रम में अपना तर्क रखेंगे, ठीक है। अनुभव से युक्ति को और क्या होता है, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस के साथ में आप युक्ति का मतलब होता है कि अनुभूति ज्ञान वह होता है जो अपने निरीक्षण तथा अनुभव द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। बालक के इस अपूर्ण व अनिश्चित ज्ञान को वास्तविक स्थायी करने के लिए तर्कयुक्त बनाया जाता है। कम उम्र के बच्चों में तर्क व विचार के प्रयोग की क्षमता बड़ों में होती है, ठीक है। जैसे बच्चों को सूर्योदय व सूर्यास्त को प्रतिदिन देखना चाहिए। बाद में बरसात, फिर जाड़ा आता है, सर्दियों में यह कोहरा, बरसात, जोरदार बारिश वह हर वर्ष या हर मौसम में देखता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसको क्या हो गया, एक्सपीरियंस के साथ में वो छोटे छोटे चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा।
कि मौसम क्या होता है, मौसम घटनाएँ क्या होती हैं, किस तरह से मौसम परिवर्तन होता है और कहाँ-कहाँ पे मौसम बदलता है। प्रकृति का अनुसरण, किस तरह से हम अपने नेचर का अनुसरण करते हैं। ठीक, तो ये था आपका जो है शिक्षण के सूत्र। चैनल पे आने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।